Today we will discuss about three major terms: government, governance and good governance. शासन, अभिशासन और सुशासन। जहाँ तक सवाल शासन का है तो शासन और गवर्नमेंट स्टेट की एक ब्रांच और कंपलसरी फैक्टर्स या कंपलसरी एलिमेंट्स के रूप में विद्यमान है। अभिशासन को भी इसी संदर्भ में अगर हम व्यक्त करें तो गवर्नेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। अभिशासन भी एक नवीन अवधारणा नहीं है, अपितु वह उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। शासन और अभिशासन दोनों ही राज्य और राज्य की रूलिंग पैटर्न से जुड़ी हुई है। सरकार एक एजेंसी है जो लोगों की इच्छाओं को क्रियान्वित करती है अथवा उन आकांक्षाओं को, इच्छाओं को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करती है। अभिशासन अरिस्टोटल या अथवा अरस्तु की उस अवधारणा से शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि वह प्लेटो का आइडियल स्टेट और अरिस्टोटल का सब आइडियल स्टेट था, जिसे गवर्नेंस के रूप में जाना जा सकता है। अरिस्टोटल स्टेट्स दैट स्टेट the origin of state with connected to good life of human and state continuously existence due to good life of human। राज्य का उदय भी सदजीवन के लिए हुआ है और मानव के सदजीवन को बनाए रखने के लिए ही बना हुआ है, या वह इसलिए ही विद्यमान है क्योंकि वह सदजीवन से जुड़ा हुआ है। सदशासन के संदर्भ में अनेक जो संस्थाओं के प्रतिबंध राज्य पर होते हैं, उनके माध्यम से राज्य की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अथवा हम ये भी कह सकते हैं अभिशासन की अवधारणा बेसिकली बहुलवादी विचारकों से संबंधित है। जहाँ प्रभु सत्ता के एकलवादी सिद्धांत की परिचर्चा की जाती है तो वह एकलवादी सिद्धांत एक गवर्नमेंट की बात करता है, एक राज्य की बात करता है, परंतु अभिशासन इस अवधारणा में विश्वास नहीं करता। शक्ति का विभाजन होना चाहिए, शक्ति को कंट्रोल, सीमित किया जाना चाहिए, वो लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसका मतलब अभिशासन की अवधारणा शासन की इस अवधारणा से जुड़ी हुई है। एक लेजिटिमेट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होती है, इसका मतलब है कि व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। हु कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कौन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एंड हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और कौन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को लागू करता है और कौन लागू नहीं करता है, दोनों इसमें शामिल हैं। क्या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उन सभी समाज के हिस्सेदारों को, भागीदारों को, दावेदारों को शामिल किया जाता है जो कि अल्पसंख्यक हैं, जो कि मेन स्ट्रीम से दूर होते हैं, मुख्य धारा से दूर होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, या जिनकी आवाज़ निम्न स्तर पर होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये वास्तव में अभिशासन है। अभिशासन एक रूलिंग पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट ऑफ रूलिंग पैटर्न ऑफ द स्टेट। राज्य का शासन करने का तरीका क्या है, वह किस तरह शासन करता है, यह भी शासन है। इसलिए गवर्नमेंट इज ए डिफरेंट टर्म, गवर्नेंस इज ए डिफरेंट टर्म एंड गुड गवर्नेंस इज ए डिफरेंट टर्म। although they are interrelated and they are connected with each other। वास्तव में गुड गवर्नेंस की जिस अवधारणा की हम बात करते हैं वह बेसिकली टी.एच. ग्रीन की 3 ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स के कंसेप्ट से रन करता है, जहां थॉमस एल ग्रीन आदर्शवादी विचारक का कहना है राज्य को कम से कम 3 कार्य करने चाहिए एज ए वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर बढ़ने के लिए टी.एच. ग्रीन ने 3 टूल्स की बात कही है। 3 टूल्स होने चाहिए
जो गवर्नमेंट को गवर्नेंस में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1 इज दैट एजुकेशन। शिक्षा को, इग्नोरेंस, अज्ञानता को दूर करना राज्य का कर्तव्य है। सेकेंड इज पोवर्टी, गरीबी को दूर करना राज्य का दूसरा कर्तव्य। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द स्टेट। एंड थर्ड इज मद्य निषेध, यह है मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। वर्तमान राज्य क्या कर रहे हैं ये आपको और मुझे भली भांति मालूम है कि वह रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इस कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सबसे अग्रिम मोर्चे पर, हम कह सकते हैं कि हरावल दस्ते की जो लीड भूमिका नरेंद्र मोदी जी ने जिसको दी है, वो मद्य निषेध नहीं, मद्य अनुमति से है। मादक पदार्थों के सेवन पर और ऐसे भीड़ उमड़ गई जैसे कि किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, नमाज अदा करने के लिए जाते हैं मस्जिद में, गुरुद्वारे में भीड़ लगी हुई हो। कहने का मतलब है कि ग्रीन के द्वारा 3 ड्यूटीज के माध्यम से गवर्नमेंट को गवर्नेंस की ओर बढ़ने का एक अवसर दिया गया, एक संदेश दिया गया। 1943 लॉर्ड विलियम बेवरेज रिपोर्ट implemented by the Winston Churchill government and Labour Party government in United Kingdom. So today's United Kingdom is the heartland of welfare state. वह हृदय स्थली है कल्याणकारी राज्य का, जहां 5 ड्यूटीज के बारे में लॉर्ड विलियम बेवरेज रिपोर्ट में आगाह किया गया, संदेश दिया गया, और उसको चर्चिल की जो श्रमिक दल की सरकार थी उसने फॉलो किया। 1990 के दशक के बाद पूरी दुनिया की जो विशेष रूप से ग्लोबलाइजेशन का जो युग आया है, हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की अवधारणा ने पूरी दुनिया को इंटरकनेक्ट कर दिया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे इंटर रिलेटेड हो गए। अब ओपन इकोनॉमी की बात कही गई। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो फॉरेन एड और असिस्टेंट दिया जाता था उसके लिए टर्म और कंडीशंस को डिसाइड किया गया, और इन टर्म और कंडीशंस में से एक टर्म और कंडीशन थी गुड गवर्नेंस। इट मीन्स गुड गवर्नेंस इज ए न्यू कंसेप्ट which have emerged around 1990 decades. International Bank and other branch of International Bank, International Finance Institution, International Monetary Fund, International Development Agency and other agencies and organizations के द्वारा ये शर्त लगाई गई कि वो पिछड़े राज्य जिनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सहायता दे रही हैं, इस कंडीशन पर सहायता देंगी कि वो अपने स्तर पर गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करें। आखिर उन्हें गुड गवर्नेंस से क्या फ़ायदा था, पिछड़े देशों को गुड गवर्नेंस से क्या फ़ायदा था, यह एक विचार करने योग्य मुद्दा है, थॉटफुल इश्यूज है जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अल गोर कमेटी की रिकमेंडेशन के पश्चात 1992 एंड 93 वर्ल्ड बैंक के द्वारा गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, गुड गवर्नेंस मीन्स ए गवर्निंग पैटर्न विच इज रिलेटेड टू 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स गुड गवर्नेंस 8 मुख्य विशेषताओं से जुड़ी हुई अवधारणा है। इन 8 विशेषताओं को शामिल करना ही, या इन 8 विशेषताओं को गवर्नमेंट में शामिल करना ही गुड गवर्नेंस है। ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। मैंने अनेक बार बताया, रूल ऑफ लॉ 2 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, इसलिए कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। यद्यपि इस अवधारणा के प्रतिपादक डिलोमी और जहां इसे लागू किया गया ब्रिटेन, वह भी रूल ऑफ लॉ का वोलेशन करता है, परंतु कुछ मामलों को छोड़कर वहां रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया गया। दूसरा है
कि रूल ऑफ लॉ के प्रति लोगों का ऑनर क्या है, सम्मान कितना करते हैं लोग। कानून तो बना दिया गया, लागू भी कर दिया गया, परंतु लोग उसकी अनुपालना करते हैं या नहीं करते हैं। ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ इसलिए कंप्लायंस किया जाता है कि वह एक इवोल्यूटेड या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस वाला डेमोक्रेसी है, परंतु भारत में डेमोक्रेसी को थोपा गया है, ऊपर से इम्पोज्ड किया गया है। ब्रिटेन से हमने अपनाया है, ब्रिटेन द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया, लेकिन हमारे नागरिकों का जो कैरेक्टर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और जब किसी देश के नागरिकों का चरित्र लोकतांत्रिक नहीं हो तो उन नागरिकों से बाहर निकलकर उनका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री वह डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर सकता। हम उस प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्शन देगा, वह विपक्ष की बातें सुनेगा, वहाँ माइनॉरिटीज़ को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वहाँ सबको एक वन सोसाइटी की फीलिंग करवाई जाएगी। ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे सामने हकीकत भी है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि भारत और भारत जैसे पिछड़े हुए देशों में, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता अपने देश की बुराई करना, परंतु मेरा देश महान है। वास्तव में महान उस संदर्भ में यदि हो, लोगों की आम समस्या उनका निदान हो सके। रिश्वत, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, राजनेताओं के द्वारा एज ए किंग, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा एज ए किंग, कॉरपोरेट्स के द्वारा एज ए किंग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक लुटेरे के रूप में कार्य किया जाता है। इससे तो अच्छा महमूद गजनवी था, आया और लूटा और चला गया, परंतु ये लुटेरे यहीं रहते हैं, लूटते रहते हैं। कानून का शासन यदि हमारे देश में इसको लागू कर दिया जाए, वह कानून या उस कानून में इतनी हिमाकत हो, इतनी शक्ति हो कि वह आम आदमी से प्रधानमंत्री तक समान व्यवहार करे, और यदि प्रधानमंत्री रूल्स का वोलेशन करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे कभी कभी हमारे देश में भी घटनाएं देखने को मिली, जब पहली भारतीय महिला पुलिस अधिकारी IPS ऑफिसर्स किरण बेदी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को दिल्ली के नॉन पार्किंग क्षेत्र से जब्त कर लिया गया। परंतु ऐसे यूनिक एविडेंस होते हैं, डेली होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। पावर कुछ नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पर्सन्स के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। VIP कल्चर किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, परंतु बनी हुई है, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा है। VIP कल्चर ये रूल ऑफ लॉ का वॉयलेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, परंतु स्टेट ऐसा करता है। इसीलिए भारत और भारत जैसे देशों में रूल ऑफ लॉ बहुत ही निम्न स्तर पर या हीनतम स्थिति में लागू होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पार्टिसिपेशन, सहभागिता। सहभागिता यह है सभी मैन, वुमेन, माइनॉरिटीज़, डिफरेंट सोसाइटी और मुख्य धारा से दूरस्थ लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल किया जाए तो वह निर्णय सदैव ही बहुत अधिक संभावनाएं रखता है सफल होने की, और वो सफल होता है। इसका मतलब है कि मास का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमारे जैसे देश में पार्टिसिपेशन की क्या स्थिति है, ये एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में संवैधानिक संदर्भ में ग्राम सभा की बात कही गई है, आर्टिकल 253A, उस ग्राम सभा में क्या हम लोग, मैं भी, आई एम ऑलरेडी इंक्लूड, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर्स, क्या वास्तव में वो भाग लेते हैं? यदि संवैधानिक संदर्भ में भी आपको मास पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप नहीं भाग लेते, आप ग्राम सभा में नहीं भाग लेते, हम ग्राम सभा में नहीं भाग लेते, उसकी बैठक में नहीं भाग लेते, लेकिन हम सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन की बेनिफिशरीज लिस्ट बनाई गई है वो गलत है, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो गरीब नहीं है। परंतु महोदय उस समय कहाँ थे? इसका मतलब है कि आपके पास कंप्लेंट करने की टाइम है, परंतु पब्लिक इश्यूज के लिए आपके पास समय नहीं है। जिस देश के नागरिक आम हित पर या पब्लिक इंटरेस्ट में समय नहीं दे सकते, जागरूक नहीं हो सकते, सहभागिता की उम्मीद करना
नामुमकिन है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समता और समावेशन, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी ये बेसिकली जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये न केवल फंडामेंटल राइट्स है, परंतु मैं कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स है, ये मानव अधिकार है। समानता, हम जिस एक समाज में रहते हैं, मानवीय समाज में रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि वह मानव है। यहाँ मैं पंडित नेहरू का एक कोटेशन कोट करना चाहूँगा कि सब लोगों को वोट का अधिकार दिया गया बिना किसी भेदभाव के, जाति, रंग, रूप, सिवाय उम्र को छोड़कर, मानसिक स्थिति को छोड़कर। परंतु जब लोगों को वोट का अधिकार दे दिया गया, उसके बाद महसूस हुआ कि भूखे और नंगे व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता है। और यहाँ व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने की बात कही गई। उस व्यक्ति की गरिमा की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ ही वोट के माध्यम से उड़ाई जाती हैं। वोटर्स वोट देने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, उसके पास कुछ नहीं है। या ब्रिटिश थिंकर्स के शब्दों में कि ब्रिटेन के लोग 5 सालों में एक बार स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तव में समानता मानवीय समाज में मानव होने का एहसास कराती है उन माइनॉरिटीज़ को, उन ट्राइब्स को, बिना किसी रंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, बोली, संस्कृति के भेदभाव के, दिव्यांगजनों को, वंचित समूहों को मानव होने का एहसास कराए। वह एक समाज, उसको समता कहते हैं। समावेशन उन सभी लोगों को शामिल कर लेना जो प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। यदि उनको शामिल कर लिया जाए तो बहुत सी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो कभी भी असफल नहीं हो सकते। परंतु समानता नहीं होती और समावेशन नहीं होता, ये सबसे बड़ा आधार है जो गुड गवर्नेंस को असफल बनाता है। गुड गवर्नेंस की चौथी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दक्षता और प्रभावशीलता। क्या वास्तव में प्रशासन इतना सक्षम है, कुशल है, और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो नीतियां लागू की जाती हैं, वो सफल होते हैं अथवा नहीं होते हैं? 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बात कही गई, मुझे उस बात को सुनकर बहुत हंसी आई। जैसे कभी हम राजनीति विज्ञान की 11वीं कक्षा में पढ़ते थे कि विचारक या चिंतक का ये कहना कि मुझे राजनीति विज्ञान से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं जब राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र के ऊपर शीर्षक के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द लिखा हुआ देखता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, तो मुझे इस बात पर ही संदेह होता है कि उसका शीर्षक राजनीति विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो विज्ञान की पृष्ठभूमि वाला विषय नहीं है। तो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना कि बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगाया गया मास्क नहीं पहनने पर, कोरोना महामारी के दौर में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगाना, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना कि हमारे देश के प्रशासन को भी ऐसा दक्ष, कुशल और प्रभावी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री पर जुर्माना लगा सके। बड़ा ही अच्छा मजाक करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। क्या ऐसा संभव है? ऐसा प्रशासन अगर दक्ष होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को मन की बात कहने की आवश्यकता होती है, या आंसू बहाने की आवश्यकता होती है, या बहुत से अन्य मुद्दे जो होते उन पर कुछ बात कहने की आवश्यकता हो। शायद उनको ऐसा अवसर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए दक्षता और प्रभावशीलता, आप कितने दक्ष हो, स्किल हो, इसके बाद ही आपके प्रोग्राम और पॉलिसीज का इफेक्टिवनेस होता है। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जो भी कार्य कर रहे हो, रहस्य, जो पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करने वाली अथॉरिटी होती हैं, ये पारदर्शिता केवल पब्लिक ऑफिसर्स पर लागू नहीं होगी, वो सभी सर्विस प्रोवाइडर्स एजेंसी जो सेवा प्रदाता कंपनियों के रूप में कार्य कर रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर होनी चाहिए। पारदर्शिता के माध्यम से ही करप्शन को रोका जा सकता है, बेईमानी को रोका जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कि जैसा आप सोच सकते हैं कि स्वीडन जैसे देश में 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित की, कि ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट की संस्था के
भारत में, जिसको आप भारत कह रहे हो, लगभग 200 साल के बाद एक बड़े मूवमेंट के माध्यम से राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, लोकायुक्त और सिटीजन चार्टर्स को स्थापित किया गया है। यह एक बड़ी ही विचित्र बात है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने में बहुत बड़ा, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ब्रिटिश गुलाम थे। आज़ादी के 70 सालों के बाद आंदोलन के कारण आपने ऐसा किया है। पारदर्शिता, यहाँ इस बात पर बहस होती है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी डिग्री ली गई, कौन सी कॉलेज से पढ़ा गया, जो निर्वाचन नामांकन पत्र में भरा जाता है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, डिग्री फर्जी थी या सही थी, मानव संसाधन मंत्री 10वीं पास है नहीं है। इसका मतलब पारदर्शिता कहाँ है? व्यक्तिगत सूचना जो राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से आपसे मांगी जाती है, हमसे मांगी जाती है, हम वो सूचना ही नहीं देते। पारदर्शिता कहाँ होगी? जनता को ये पता होना चाहिए उनका बनने वाला रिप्रेजेंटेटिव चोर है या नहीं है, झूठ बोलता है या नहीं बोलता है। उस बनने के बाद आप बहस करते रहो कि प्रधानमंत्री जी 12वीं पास हैं, बीए पास हैं, महामहिम 10वीं पास हैं, वहाँ से डिग्री की, यहाँ से डिग्री की। तो पारदर्शिता एक बड़ा ही सवाल है गुड गवर्नेंस को स्थापित करने में। और इस अवधारणा को अगर ट्रांसपेरेंसी स्थापित कर दी जाती है तो आप देखेंगे कि ये जैसे सामान्य शब्दों में कहा जाता, हमने कपड़े पहन रखे, आदि मानव कपड़े नहीं पहनता था, वास्तव में अंदर से सब नंगे हैं। ऐसी स्थिति है भारतीय राजनेताओं, भारतीय नौकरशाहों, भारतीय व्यापारियों और भारत के उन गण्यमान्य नागरिकों की जो शोषण की मानसिकता रखते हैं। उनका जैसा लुटेरा कोई नहीं है। वो पारदर्शिता स्थापित कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब पारदर्शिता 5वीं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो गुड गवर्नेंस को स्थापित कर सकती है। 6वीं महत्वपूर्ण विशेषता है रेस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व कैसा है नहीं है, उसके प्रति आप उत्तरदायी हो या नहीं हो। उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ इस बात से है कि जो ड्यूटीज़ आपको दी जा रही है उस ड्यूटीज़ को आपको निष्पादित करना चाहिए। जनता के प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं उसको आप ईमानदारी के साथ निर्वहन करो, उनका निर्वहन करें। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि गुड गवर्नेंस नहीं, गुड सोसाइटी का क्रिएशन होगा यदि हिंदुस्तान का प्रत्येक बासिंदा अपने निर्धारित कर्तव्यों को जो वह समझता है, जो उसको दिए जाते हैं, ईमानदारी के साथ उनका अनुपालना करे, तो हमारा समाज दुनिया का एक बेटर सोसाइटी के रूप में स्थापित होगा। परंतु यहाँ कर्तव्य निर्वहन सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान होते हुए इसका मतलब रूल्स का वोलेशन वो सबसे ज़्यादा करता है जिसका रूल्स का पता होता है, जैसे कि वकील के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का सबसे ज़्यादा वोलेशन किया जाना। कानून का ज्ञाता होने के कारण उसकी यह प्राकृतिक अधिकार मिला है कि वह झूठ को सच कैसे साबित करे और सच को झूठा कैसे साबित करे। ये केवल बॉलीवुड मूवी की दामिनी, बॉलीवुड की जो मूवी है दामिनी, उसमें सनी देओल और अमरीश पुरी के बीच हॉट टॉक करने वाला केवल वकालत या ऐसे कोर्ट का मामला नहीं है। वास्तविकता भी यही है। किस तरह से इंडियन सोसाइटी में और बैकवर्ड सोसाइटी में या जस्टिस जैसा बेंथम कहते हैं, न्याय यहाँ सबको मिलता है, परंतु न्याय उसे मिलता है जो न्याय की कीमत अदा कर सकता है। इसका मतलब जो न्याय की प्राइस पे नहीं कर सकता उसको जस्टिस नहीं मिल सकता है। 7वीं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है निश्चित टाइम फ्रेम में आपको बिना किसी अनावश्यक देरी की जनता तक सर्विसेज को डिलीवर्ड करना होगा। आपको सेवाएं पहुंचानी होंगी किसी भी कीमत पर। ये अकाउंटेबिलिटी होती है आपकी कि आप समय रहते जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाओगे। 8वीं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुड गवर्नेंस की वो है आम सहमति, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, मैतज्ञ होना चाहिए। यदि सभी विरोधी पक्षों को आपस में बैठाकर उनसे बातचीत की जाती है, तालमेल, जैसा हम कह सकते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अधिकांश जो इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया गया, किसके माध्यम से? बहुमत के माध्यम से नहीं, सर्वसम्मति के माध्यम से। अनेक बार विवाद भी हुए, बहस हुई, हॉट टॉक भी हुई, परंतु फिर भी जनरल कॉन्शियसनेस, आम सहमति बनाने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया गया। ऐसे ही अगर आधुनिक समाज में, पिछड़े समाजों में आम सहमति को पब्लिक
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव शामिल करने का प्रयास किया जाए तो वह दुनिया का सबसे अच्छा देश होगा, वह समाज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज होगा और उस समाज को गुड लाइफ वाला समाज कहा जा सकता है। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान गवर्नमेंट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के संदर्भ में समाप्त हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार।